Hello Aspers. Hello Bacha Party, how are you all? I hope you all fit and fine. Welcome back to your own channel that is Edugrown. This is Richa Sharma, your social science educator. और आपने इंट्रो तो देख ही लिया होगा हमारा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम आपके लिए कुछ तो नया लेके आए, राइट? हम कुछ नए कोर्सेज लेके आए आपके लिए और जो हम 10th क्लास के लिए कोर्स लेके आए या हम बोल सकते हैं हम एक बैच लेके आए तो उसका नाम हमने क्या रखा है? यलगार रखा है। ओके तो आपके लिए यलगार बैच आया है जिसके अंदर हम आपका क्लास 10th का जो आपका टर्म 1 का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं बच्चा। ठीक है, हम सारी चीजें देंगे आपको, वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे एज वेल एज उसके अकॉर्डिंग आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो भी दिया जाएगा और जो ये आपके वन शॉट वीडियोस और एमसीक्यूज होंगे आप इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि जो आपके वन शॉट वीडियो होंगे उसके अंदर हम आपका जो रिड्यूस सिलेबस सीबीएसई ने आपका अपडेट किया, अपडेट वाला सिलेबस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये आपका वन शॉट वीडियो बनाया है। साथ के साथ में जो एमसीक्यूज होंगे वो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम आपको देंगे। ओके और साथ के साथ में आपके कुछ केस स्टडी हो गई, आपका असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सारी सब चीजें भी हम आपको क्या करवाने वाले हैं? प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये है ना अच्छी चीज आपके लिए। साथ के साथ में बच्चा ये जो आपका कोर्स है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको सोशल साइंस ही आपको दिया जाएगा, इसमें साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स तीनों का हम वन शॉट वीडियो और एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स लेके आने वाले हैं। ओके ये जो बैच है स्पेशली यलगार जो बैच है वो हमने 10th क्लास के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने डिजाइन किया जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और साथ के साथ में ये तो आपका क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे आप देखेंगे कि वहां कुछ चार्जेबल आपके कोर्स या नोट्स भी है, राइट? तो अगर आप और जो बट उनका जो चार्ज है ना वो बहुत मिनिमम है, 20, 30, 40 रुपीज इतना, इवन 50 भी नहीं है, हमने 50 से कम उसके चार्जेस रखे तो जिसके कारण सब लोग उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। बट उसके बाद भी आपको लगता है कि आप वो 20-30 रुपीज भी अगर आप उसका मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाल के रखा है। हमने क्या किया है, हम एक तरह से हम बोल सकते हैं हम आपके लिए कॉन्टेक्स्ट टाइप का लेके आए, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि जो आपका वन शॉट वीडियो होगा हमारा आप उसको पूरा देखिएगा। देखने के बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक आपको दिया रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप एनरोल कर लेंगे हमारे कोर्स के लिए। ओके उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। जैसे ही आप एनरोल करेंगे तो आपके सामने वो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे रिगार्डिंग उसी चैप्टर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का तो उसके रिगार्डिंग आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसको आप क्या करेंगे, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसको आप शेयर करेंगे किसके साथ, हमारे साथ। अब आप कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं, आप है ना FB और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैशटैग एडियोग्रोन और बोलना चाहिए आपका हैशटैग एडियोग्रोन यलगार, ठीक है। और साथ के साथ में आप हमें मेल कर सकते हैं support@edugrown.in पे, गॉट इट। और जैसे ही हम आपका वो सर्टिफिकेट देखेंगे, सर्टिफिकेट देखने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम आपको जो भी कुछ कोर्सेज होंगे आपको एक तरह से कूपन मिलेगा और आपके लिए कुछ कोर्सेज फ्री हो जाएंगे। और हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा लकी रहे तो आपका 100% जो कोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो भी मटेरियल है उसके ऊपर वो भी आपको फ्री मिल सकता है। तो है ना अच्छी बात। आपको दो में से कोई एक काम करना है, या तो आप 20 से लेके 50 तक का जो चार्ज है या तो आप उसके लिए वो पे कर दीजिए, और अगर आप में पे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हमारा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वो टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट दे के आप मार्क्स अच्छे से लेके आ जाइए, तो जिसके कारण आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कंटेंट जो है जो पेडेबल है वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो है ना बच्चा ये अच्छी बात आपके लिए। साथ के साथ में बच्चे ये तो हो गई आपकी, हम पूरा चैप्टर वाइज आपको पूरे सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मतलब पूरे वन शॉट प्रोवाइड करेंगे वीडियो। वन शॉट वीडियो जैसे ही आपके आएंगे उसके बाद 2 घंटे बाद हम आपके एमसीक्यूज वाला वीडियो भी ला देंगे। जैसे ही आपने एक तरह से क्या हो जाएगा, आपने चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज की, और
आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आप भूल जाते हैं तो हम वो जो एमसीक्यूज वाला आपका वीडियो है हमारा, उसके अंदर हम आपको उस एमसीक्यूज के उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी देंगे, तो जिसके कारण वो चीज आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगी, उसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे उस क्वेश्चन के अंदर। ओके, ये मेरी गारंटी है। बट आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको वन शॉट वीडियो भी देखना है, एज वेल एज आपको क्या करना है, वो एमसीक्यूज वाले वीडियोस भी देखना है। ओके बच्चा, सो ये तो हो गई आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ज्योग्राफी का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा वाटर रिसोर्सेज, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चा, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आपको पता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। वो क्या है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वो क्या रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कि आपको क्या करना है। सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपके पास क्या जाए, पहले से नोटिफिकेशन जाए। ओके, और आप पूरा रिलैक्स होके फ्री होके मेरे वीडियो को देख पाए। और जब आप वो वीडियो देख लें, ठीक है, आपने पूरा वीडियो देखा, देखने के बाद अगर आपको लगता है वो जो वीडियो है वो आपके काम का था, आपके लिए यूजफुल था, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और इसके अलावा आपको लगता है कि आपको समझ में तो आया, बट किसी टॉपिक में या कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, किसी टॉपिक में आपको डाउट है, या फिर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपके जो डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, मतलब नेक्स्ट सेशन बोल रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। एंड देन आपका जो क्या बोलना चाहिए, आपका जो आपके सजेशन है उसमें हम हमारी टीम से डिस्कस करेंगे और उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चा, ये तो हो गई आपकी डाउट्स की और आपके जो भी आपके सजेशन एंड ऑल होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास एंड आई होप आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की क्लास को अटेंड करने में। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10th का सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज करने वाले हैं। ये आपका वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम फुल टॉपिक्स, जो भी आपके पूरे टॉपिक्स है, सबको एक एक टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगी। और इस बैच का नाम क्या है, यलगार बैच, ठीक है। यलगार का मतलब क्या होता है, आपका अटैक करना। तो हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अटैक करना है। क्यों अटैक करना है, जिसके कारण हम अच्छे मार्क्स क्या कर सके, गेन कर सके। ओके बच्चा, सो एज यू नो दैट कि हम आप चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे या मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगी। तो ये जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का ज्योग्राफी का, उसमें आप वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखोगे कि वाटर रिसोर्सेज कैसे है आपका। The chapter begin with the availability of the fresh water on the earth and how the situation of scarcity of water generate। जिसके अंदर आप क्या देखोगे, आपको एक तो ये पता चलेगा कि फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, और स्कैरसिटी की जो सिचुएशन है वो कैसे जनरेट होती है। द चैप्टर डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन रिवर। फिर इसके ऊपर हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं आपका डैम बनाने के। और एट द एंड, ठीक है, इन दी एंड चैप्टर से आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है आपकी, एज वेल एज आपका क्या बोलना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है आपका हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। ये सारी चीजें आपको एंड तक आते आते क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। We already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small portion of its account for fresh water that can be used। ठीक है, हमें पता है जो अर्थ सरफेस है ना हमारा, उसका 3/4 जो पार्ट है, ठीक है, 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, हमारी अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो किससे भरा हुआ है, वो वाटर से कवर है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो वो फ्रेश वाटर है वो क्या है, वो बहुत छोटे से अमाउंट में। ओके बच्चा, सो दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज
कंटिन्यूअली बीन रिन्यू एंड रिचार्ज थ्रू दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और जो ये फ्रेश वाटर है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है आपका वहां से, या फिर आपका हम बोल सकते हैं आपका जो हिमालय से जो पानी वानी आता है, जो रिवर आती है वो, और साथ के साथ में आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है आपकी, आपका हम बोल सकते हैं रेन साइकिल जो होती है ना, उसको ही हम बोल देते हैं वाटर साइकिल जो होती है आपकी, ठीक है। कैसे आपका वाटर बॉडीज रहती हैं, उसके ऊपर क्या होता है आपकी सनरेज पड़ती है तो वो एवोपरेट होती हैं, एवोपरेट होने के बाद वो बादल क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड बनने के बाद फिर से वो बारिश हो जाती है, ठीक है। तो वो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो क्या करती है, वो जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसको रिन्यू करती है और रिचार्ज करती है, ठीक है। अगर उसका पानी खत्म हो जाता है तो पानी को क्या कर देती है, रिचार्ज कर देती है और रिन्यू कर देती है। ओके बच्चा, नाउ all water move within the hydrological cycle ensure that water is a renewable resources। और ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपकी, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं वाटर क्या एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि बाई चांस अगर थोड़ा वाटर आपका खत्म भी होता है और बारिश हो जाती है, आपकी रेनफॉल होने लगती है, तो आपका वाटर क्या हो जाता है, फिर से रिन्यू हो जाता है। इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, वैसे आई डोंट थिंक सो कि सीबीएसई वाले इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बट कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है वो पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए वाटर क्या है आपका, रिन्यूएबल रिसोर्स है बच्चा, ठीक है। हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोबल सरफेस फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। अब बोला जा रहा है हाउ इज इट दैट कंट्री एंड रीजन, जो भी आपकी कंट्री और रीजन है वहां वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम कैसे देखने को मिलती है, या क्या रीजन है उसके पीछे से हम बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाई इज इट प्रेडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन द एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ बोले जा रहा है, एक तो हमसे ये बोला जा रहा है वो कंट्री वो रीजन वो कौन से हैं जो कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है, उसको फेस कर रहा है। और ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 तक आपका 2 बिलियन करीब के पीपल ऐसे होंगे जिनको वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। उनने पहले से भविष्यवाणी कर दी है। ओके, सो अब हम देखेंगे वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर। वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हम देखते हैं। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर वर्ल्ड इज एस्टिमेट टू एग्जिस्ट एज ओशन एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपका कि जो 96.5% जो वाटर है वो आपके ओशन के अंदर है, ठीक है, और जो आपका मेन फ्रेश वाटर है वो कितना, सिर्फ 2.5% है। ओके, Nearly 70% of the fresh water occur as ice sheet and glacier in Antarctica, Greenland and the mountainous region of the world। और जिसमें से कि ये जो आपका 2.5% फ्रेश वाटर है आपका, इसमें से भी जो 70% आपका फ्रेश वाटर है वो कहाँ है, वो आइस शीट, ग्लेशियर, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एंड माउंटेनस रीजन के अंदर है आपका, ठीक है। समझ में आपका क्या बोला, 96% तो आपका पानी ओशन के अंदर है, उसमें का जो 2.5% वाटर है आपका वो फ्रेश वाटर है आपका, उसका भी 70% जो फ्रेश वाटर है ना वो आपका कहाँ आकर है, एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनस रीजन। ओके, नाउ about 30% is stored as groundwater in the world एक्यूफायर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, और जो 30% के करीब जो आपका वाटर है उसको कैसे स्टोर किया गया, उसको स्टोर किया गया ग्राउंड वाटर के थ्रू। इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल precipitation and rank 133 in the world in term of the water ability per person per annum, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं बच्चा, तो इंडिया कितना रेनफॉल उसके यहाँ होता है, 4%। जो भी जितनी भी वर्ल्ड के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है उसका 4% हमारे इंडिया के अंदर होता है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम वाटर की एबिलिटी देखें तो वो हमारी उसके अंदर हमारी रैंक कितनी है, 133 है, ठीक है। 133 हमारी रैंक है वर्ल्ड के अंदर किस टर्म में, वाटर एबिलिटी पर पर्सन पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके बच्चा, नाउ द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर पर एनम,
ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है आपका, वो कितना बोला जा रहा है, 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। By 2025, it is predict that large part of India will join country or region having absolute water scarcity। और साथ के साथ में ये भी बोला जा रहा है 2025 तक, ठीक है, 2025 तक क्या होगा, जो इंडिया है, इंडिया कंट्री जो है वो भी एक तरह से क्या बोलना चाहिए, इंडिया का, इट इज प्रेडिक्ट दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लार्ज पार्ट है वो उन कंट्री को ज्वाइन कर लेगा जिसके अंदर वाटर स्कैर्सिटी की एब्सोल्यूट प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है, इंडिया भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, अब हमें देखना है कि वाटर स्कैर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि वाटर एक रिसोर्स है, और अभी तक हमें क्या वर्ड सुनने को मिल रहा है, हमें यही सुनने को मिल रहा है कि 2025 तक वर्ल्ड के अंदर इतने लोग हैं वो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। इंडिया जो है वो भी 2025 तक उसका मेजर पार्ट जो है वो उन कंट्री के अंदर कंसिडर होने लगेगा जो जिसको क्या करना पड़ सकता है, उसको फेस करना पड़ सकता है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को। अब बेटा बात ये आती है एक्चुअली में वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है आखिर में, ठीक है, आप ये तो सोच रहे हो कि मैम बोली जा रही है वाटर स्कैर्सिटी, बट व्हाट डू यू मीन बाय इट, ठीक है। सो if we are talking about the water scarcity, so it means the availability of water resources varies from space and time, or we can say that the lack sufficient water as compared to its demand in a region is known as a water scarcity, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, ये तो आपको डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो वाटर स्कैर्सिटी का मतलब ये होता है जितनी डिमांड है उससे कम की सप्लाई है आपकी, ठीक है, तो उस चीज को हम स्कैर्सिटी बोल देते हैं। ओके बच्चा, तो एक्चुअली में सफिशिएंट वाटर नहीं है जिसके कारण हम सबकी जो वाटर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर स्कैर्सिटी बोलेंगे, मतलब पानी की कमी होना। ओके, नाउ देयर आर टू एक्सपेक्ट्स, ठीक है, इसके भी दो एक्सपेक्ट्स है आपके वाटर स्कैर्सिटी के, ठीक है, किस वजह से कमी हो सकती है। एक तो आपकी होती है वो क्वांटिटेटिव और एक होती क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आपके यहाँ शॉर्टेज है वाटर की, ठीक है, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपके यहाँ शॉर्टेज नहीं है वाटर की, वाटर तो बहुत सारा है लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, आप उसको नहीं पी सकते, ठीक है, आप उसको प्रॉपर यूज में नहीं ले सकते। तो दो टाइप के आपके एक्सपेक्ट्स देखने को मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं फैक्टर होंगे आपके। एक तो क्वांटिटेटिव का मतलब कि क्वांटिटी नहीं है, शॉर्टेज है वाटर के। दूसरी क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है वाटर की। ओके, नाउ अब जो हमारा क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स है उसके अंदर जो पहला है आपका क्वांटिटेटिव के अंदर, वो है आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या है आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन? इट इज द वन ऑफ द बेसिक फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो जो दिन पे दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो एक तरह से बेसिक फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबल है वाटर स्कैर्सिटी के लिए। ओके, a large population require more water not only for domestic use but also for produce food, more food. Okay, अब लार्ज पॉपुलेशन हो रही है तो हमें सिर्फ पानी डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं चाहिए, साथ के साथ में उन लोगों के लिए जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उतना ज्यादा फूड भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और हमें फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी, और हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। ठीक है, इसलिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो एक तरह से बेसिक फैक्टर बोला जा रहा है। ठीक है, एक तो डोमेस्टिक यूज के लिए जो आपका डेली का यूज है, डेली में जो काम में आता है पानी, वो तो आपको चाहिए ही, साथ के साथ में जो फूड आपका और प्रोड्यूस होना है उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी। ओके, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हाई एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ रहा है सॉरी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें फूड भी ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, फूड ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं एक तरह से, जिसके कारण फूड ज्यादा प्रोड्यूस हो तो हम हमारी नीड्स भी पूरी कर सके और साथ के साथ में हम उससे कुछ प्रॉफिट अर्न भी कर सके। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया,
ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का यूज किया गया, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज किया गया, आपका कुछ नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो आपकी सीड्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सीड्स यूज की गई, जिसके कारण इरिगेशन आपका बहुत ज्यादा यूज हुआ, ठीक है। वहां पानी की बहुत ज्यादा यूज हुआ। अगर पानी का सप्लाई ज्यादा हुआ, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो क्या हो गया, आपका कम हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आजकल जो सारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ही एग्री जो उनकी है ना फील्ड होती है उसके अंदर ही वो ग्राउंड वाटर को क्या कर लेते हैं, पंप वहीं लगवा लेते हैं, और जिसके कारण पूरे उसमें एग्री जो आपकी फील्ड है उसके अंदर इजिली वो क्या कर सके, इरिगेशन कर सके, ठीक है। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद हाई इरिगेशन मतलब कि पानी वानी डालना, हाई इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जो हाई इरिगेशन लगा है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है आपका किसके लिए, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल। जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको, उसका जो लेवल है उसको फॉल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होता है, आपकी हाई सीड्स का यूज होता है, जिसके कारण पानी भी आपका ज्यादा लगता है। More water required for irrigation purpose to facilitate higher produce production, that is for doing multiple cropping and for HYV seeds, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑब्वियसली बात है आपको हायर प्रोडक्शन करना है फूड का सॉरी, आपको हायर प्रोडक्शन करना है फूड का, तो ऑब्वियसली बात है आपको किसकी जरूरत होगी, इरिगेशन की जरूरत होगी। साथ के साथ में आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है और HYV सीड्स का यूज करना, तो इन सब के लिए पानी बहुत ही ज्यादा लगेगा आपका। ओके, नाउ इन अ सिचुएशन in a situation where every farmer own individual water pump, the ground level water decrease rapidly in that region, causing scarcity and drought, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमने देखा कि ऑब्वियसली बात है कि अब क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनने सबने अपना अपना खुद का वाटर पंप अपने फील्ड के अंदर लगा लिया है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसी के कारण आपकी ड्रॉफ्ट और स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओके बच्चा, नाउ वेरिएशन इन सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब हमें देखेंगे कि वेरिएशन क्या क्या वेरिएशन है आपके सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन के, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये जो हम देखते हैं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं बारिश मतलब कहीं इतनी ज्यादा बारिश होती है कि फ्लड आ जाता है, ठीक है। कहीं बारिश होती ही नहीं है, सूखा पड़ जाता है, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा आपका क्या है, फैक्टर है, जिसके कारण वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री नीड वाटर, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब हमारे यहाँ इंडस्ट्री हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्री बन रही है, अर्बनाइजेशन आपका डेवलप हो रहा है, तो आपको वाटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कोई भी काम करते हैं तो बिना वाटर के तो वाटर के काम चलता नहीं है आपका, ठीक है। Apart from harming and polluting the water resources like river and lake, they also consume a considerable portion of groundwater by using their own water pumping device, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपका कि ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम है ना कंज्यूम तो ज्यादा कर ही रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको जो भी हमने पंप एंड ऑन लगाए हैं, जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है उन डिवाइसेस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। साथ के साथ में हम क्या कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हार्मिंग एंड पॉल्यूटिंग दी वाटर रिसोर्सेस, साथ के साथ में जो वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक रिवर एंड लेक, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं या हार्म पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी हम कर रहे हैं, और साथ के साथ में जो ग्राउंड वाटर है उसका हम दिन पे दिन ज्यादा यूज कर रहे हैं। नाउ also the electric power supply for both industrial producer and multinational company is from hydroelectricity power, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है जितनी ज्यादा आपकी फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्री बनेंगी, एमएनसी बनेंगी, तो वहां जो बोलना चाहिए इतने सारे लोग काम करते हैं, या आपका जो पूरा प्रॉपर आपकी इंडस्ट्री एंड ऑल बनी हुई है, तो उसके अंदर कितनी लाइट यूज होती है, एसी यूज होता है, आपकी मशीन यूज होती है, तो उसके लिए क्या लगता है, पावर लगती है, एनर्जी लगती है। एनर्जी आपकी कहाँ से आती है, पानी से आपका एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
तो उसका भी इसका यहाँ क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई फॉर बोथ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हो रही है इंडस्ट्री के लिए और एमएनसी के लिए, वो भी कहाँ से जनरेट हो रही है, आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जनरेट हो रही है। ओके, टुडे इन इंडिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, और अगर हम अभी लेटेस्ट डेटा की बात करें, अकॉर्डिंग टू इट, इंडिया जो है आपका वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में कंट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर की। ड्यू टू द अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, द वाटर रिसोर्सेज आर ओवरली एक्सप्लॉइटेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल नीड। अब क्या हो रहा जा रहा है कि हम कैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं वाटर का। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली में वाटर रिसोर्सेज का जो एक्सेस है ना वो इक्वली नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या मैक्सिमम जगह यही होता है, अनइक्वल एक्सेस है। कैसे, कहीं तो बहुत ज्यादा पानी होता है, ठीक है, मतलब डेली लोगों के यहाँ पानी आता है नल के अंदर, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ 2 दिन 3 दिन छोड़ के आता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका अनइक्वल एक्सेस है। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस एक तो रीजन हो गया। दूसरी चीज, पॉपुलेशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका अनइक्वल एक्सेस मिल रहा है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल नीड के लिए और डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर को। ठीक है, क्योंकि जिसके यहाँ डेली पानी आता है तो वो उस हिसाब से यूज करता है। ठीक है, वो ज्यादा यूज करता है, और जिसके यहाँ कम पानी आता है तो वो बेचारा कम यूज करता है। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आपका कितना ज्यादा अनइक्वल देखने को मिल रहा है वाटर का एक्सेस आपका। और एज वेल एज लोग बाग, अगर जिसके यहाँ ज्यादा और डेली पानी आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहा है उसको। ठीक है, नाउ क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स। अगर हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो पहला जो है वो है पॉल्यूशन। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर की पॉल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, 2 मेन रीजन है। एक तो डोमेस्टिक वेस्ट आपका, ठीक है, जो भी हमारे घर भर में होता है हम लोग सब ले जाके डाल देते हैं। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री होती है आपकी, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अपना जो भी कचरा कूड़ा रहता है वो क्या कर देती है, पानी के अंदर ही बहा देती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। रिलीजिंग untreated chemical into water bodies, unplanned drainage system, throwing of garbage in water bodies। इसके अलावा बोला जा रहा है कि ये जो आपका फैक्ट्रीज एंड ऑल है, उसमें से जो भी आपका वाटर जो भी रिलीज होता है आपका, तो उसको हम क्या करते हैं, अनट्रीटेड रहने देते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको अनट्रीटेड रहने देते हैं, और हम उसको वाटर बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और साथ के साथ में जो हमारे यहाँ ड्रेन सिस्टम है वो भी प्रॉपर प्लान नहीं है हमारे, और हम वाटर बॉडीज के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कचरा गार्बेज भी डाल देते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गलत बात है वो। ओके बच्चा, India river, especially the smaller one, have all turned into toxic stream, and even the big one like the Ganga and Yamuna are far from being pure. The assault on India river from pollution growth, agriculture modernization, urbanization and industrialization is enormous and growing by day by day. ओके, अब क्या बोला जा रहा है आपका, अगर हम इंडिया की रिवर्स की बात करते हैं, स्पेशली स्मॉलर वन की, तो वो जो रिवर है वो टॉक्सिक स्ट्रीम के अंदर क्या होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। मतलब पहले जो उनका पानी साफ हुआ करता था, अब जो उनका पानी है वो केमिकल बहुत ज्यादा उनके अंदर हो गया, टॉक्सिक टाइप की हो गई है वो। ठीक है, अब जो स्मॉलर थी वो तो हो गई है, साथ के साथ में जो कि बड़ी नदियां हैं आपकी, ठीक है, बिग रिवर है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, वो भी अब प्योर नहीं रही है। ठीक है, और साथ के साथ में अगर हम इंडिया रिवर की बात करते हैं, वो कैसे असॉल्ट हो रही है, द असॉल्ट ऑन इंडियन रिवर, तो क्या बोला जा रहा है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, साथ के साथ में जो एग्रीकल्चर का जो इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आई है, अर्बनाइजेशन हमारा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आपका जो बोलना चाहिए इंडिया की जो रिवर है उनका भी क्या हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है। ठीक है, उनका भी बहुत ज्यादा मिसयूज एंड ऑल हो रहा है। ठीक है, क्या क्या रीजन है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन मतलब कि टेक्नोलॉजी जो आ गई है आपका, टेक्नोलॉजी का मतलब मेरा ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका सीड्स आ गई हैं। ठीक है,
सीड्स के बाद आप फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का आप यूज करते हो तो उसमें आपका पानी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब कि अब दिन पे दिन लोग बाग शहरों में रहने लगे हैं, कॉलोनी बनने लगी है, सोसाइटी बनने लगी है। अब सोसाइटी बनती है, कॉलोनी बनती है, तो वहाँ खुद के क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर पंप को लगाया जाता है एंड ऑल किया जाता है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, पानी का ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका, फैक्ट्री आपकी बढ़ती जा रही है, तो वहां भी आपका क्या हो रहा है, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, आपका अच्छा खासा यूज हो रहा है। ओके, नाउ नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। अब तक तो बच्चा आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व करने की क्या नीड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हमने अभी से कंजर्व करना स्टार्ट नहीं किया ना, तो जो आने वाली जनरेशन है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो do not overdraw the groundwater, recharge it by technique like rainwater harvesting, tapping rainwater in reservoir, watershed development program etc। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यूज कर रहे हैं पानी का तो हमें उसको रिचार्ज भी करना चाहिए कुछ टेक्निक के साथ, जैसे कि आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, टैपिंग रेन वाटर होता है आपका, और वाटरशेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके थ्रू क्या करना चाहिए, आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो अगर आपका उसका लेवल कम होता जाता है तो हमें उसको इन टेक्निक से रिचार्ज भी करना चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, इंटरनेट की टेक्निक से घर बैठे आप उसको रिचार्ज कर लेते हो, है ना। या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुकान वाले के पास जाओगे, उसको पैसे दोगे तो वहां से रिचार्ज करवा लोगे, है ना। तो ये टेक्निक्स अलग अलग दी गई है। तो वैसे ही आपका ग्राउंड वाटर अगर खत्म होने लगता है तो हमें क्या करना पड़ता है, टेक्निक से रिचार्ज करवाना पड़ता है उसे। ओके, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स एंड डू नॉट पॉल्यूटेट दी वाटर। और साथ के साथ में आपका क्या बोला जा रहा है, आपका ये भी बोला जा रहा है कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को वेस्ट होने से अवॉइड करना चाहिए, साथ के साथ में वाटर को गंदा भी नहीं करना चाहिए, पॉल्यूटेट भी नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ adopting water conserving techniques of irrigation, example drip irrigation and sprinkle एग्जैक्ट्रा, स्पेशली इन ड्राई एरियाज। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ ऑब्वियसली बात है फार्मिंग की हमें ज़रूरत है, फार्मिंग होगी तभी हम लोगों के पास खाना आएगा, उसके लिए आपका इरिगेशन भी लगेगा, पानी भी लगेगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें जो नई टेक्निक्स है, कंजर्विंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है, हमें उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है आपका, कि ऐसे बूंद 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 करके ड्रिप करते हुए पानी गिरता रहता है, जिसके कारण आपका पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। ऐसे आपका एक स्प्रिंकल करके होता है, आपका ऐसे फुब्बारा सा लगा दिया जाता है और वो पूरी जगह पानी को स्प्रिंकल करता है, ठीक है। ये कुछ आपके मेथड है, टेक्निक्स है इरिगेशन की, आप इसको यूज कर सकते हो। और स्पेशली ड्राई एरिया के लिए तो हमें इन चीजों का यूज करना ही चाहिए टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। और हमें हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से भी क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। अब हम देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इन एशियन टाइम वी यूज टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वियर और लेक एम्बैंकमेंट एंड कैनाल फॉर इरिगेशन। ठीक है, अगर हम अभी की बात नहीं, हम एशियन टाइम के टाइम पे भी देखें ना, तो हमारे यहाँ के जो लोग थे, राजा महाराजा थे उस टाइम पे, वो भी क्या करते थे, वो भी वाटर को कंजर्व करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करते थे। ठीक है, कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते थे उसको फॉलो करते थे। वो भी क्या करते थे, वो भी डैम बनवाते थे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी क्या करते थे, डैम बनवाते थे, एम्बांकमेंट बनवाते थे, आपका कैनाल बनाया जाता था आपका इरिगेशन के लिए। ये सारी चीजें बनवाई जाती थी, जिसके कारण आप क्या कर सको, उसको वाटर को कंजर्व करके रख सको। ओके, वी हैव कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम एंड मोस्ट ऑफ आर रिवर्स बेसिन। और इसी चीज को जो हमारे पुराने जमाने से चली आ रही है, उसी चीज को हमने अभी भी कंटिन्यू किया है, इस ट्रेडिशन को मॉडर्न इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने अभी भी हमने ना डैम एंड ऑल बनाना क्या किया, जारी रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया, एशियन टाइम से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम ही इंटेलिजेंट है, हमारे जो पूर्वज थे ना वो तो और ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अब क्या बोला जा रहा है, आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। So, in the first century BC,
कहाँ गया आपका ये, हाँ, श्रृंगाविरापुरम, ठीक है, 1st सेंचुरी में बीसी की बात हो रही है, जिसका नाम है आपका श्रृंगाविरापुरम पुरा, जो कि इलाहाबाद के पास है आपका, ठीक है, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग दी फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। ओके, क्या बोला जा रहा है आपका, इलाहाबाद के पास आपका 1st सेंचुरी की बात हो रही है, श्रृंगाविरापुरा करके आपकी एक जगह है, वहां आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज किया गया है। क्यों? कि वो चैनल कर सके फ्लड वाटर को जो रिवर गंगा में आपकी आती है उसको, ठीक है। जैसे कि मान के चलो अगर वहां बाढ़ एंड ऑल आ रही है, फ्लड आ रही है, तो उसको क्या कर सके, वो चैनलाइज कर दिया उसको, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम, लेक एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। और अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करें, तब भी हमारे यहाँ डैम, लेक और इरिगेशन सिस्टम को बनवाया गया था, उसका भी प्रॉपर यूज किया गया था। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगना, उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, और बेनूर करके है कर्नाटका में, कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में। तो ये जो कुछ जगहें हैं आपकी, कुछ स्टेट है, स्टेट में कुछ आपके प्लेस है, रीजन है, वहां आपका क्या बोलते हैं, एविडेंस मिले हैं, कि जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि वहां भी आपका क्या बोलना चाहिए, एक तरह से ये जो आपका वाटर कंजर्वेशन वाला काम है वो पहले से दिख रहा है, ठीक है। वो पहले से डैम एंड ऑल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर को वो क्या कर सके, कंज्यूम करके रख सके, कंजर्व करके रख सके, और इरिगेशन के लिए भी उसका यूज कर सके। ओके, नाउ in the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. और अगर हम 11th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे जो भोपाल लेक है आपका, ठीक है, वो आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि बनाया गया था उस टाइम पे 11th सेंचुरी के अंदर। जो भोपाल लेक है आपका, जो कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक, एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, उसको बनाया गया, और इवन वो अभी तक आपका वैसा का वैसा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सूख गया, ड्राई हो गया, वो अभी भी वैसा ही है, ठीक है। इन दी 14th सेंचुरी, द टैंक इन होस खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट, ठीक है। अब क्या किया गया, आपका जो आपका इल्तुतमिश था, उस इल्तुतमिश जो था वो उसने क्या किया, उसने होस खास करके टैंक बनवाया, और उसने क्या किया, सप्लाई किया वाटर को, किसके लिए, श्री फोर्ट एरिया तक, ठीक है। नाउ ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका श्री फोर्ट एरिया में सप्लाई वाटर किसने किया था, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में हुआ था, उस टैंक का जो क्या, द टैंक इन कहाँ बना था, वो होस खास में, ठीक है। नाउ अब हम डैम्स की बात करते हैं। सो द डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिल्ट टू इम्पाउंड वाटर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है बच्चा। एंड डैम रिफर टू द रिवर्सियर rather than the structure, ठीक है। डैम क्या है, एक तरह का आपका पानी को इकट्ठा करने का, एक्यूमुलेट करने का जरिया, ठीक है। स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्ट्रक्चर वहां यूज किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के आपके स्ट्रक्चर बना, मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के आपके डैम बनते हैं, ओके। बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, डैम जो है वो एक तरह का रिजर्वियर है, वाटर को इकट्ठा करने की, कंजर्व करने की जगह है वो। अब वो उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ it acts as a barrier for restricting the flow of water, which can be later used for purposes such as irrigation, domestic use, industrial use and aquaculture etc, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो डैम है आपका वो एक तरह से कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है बैरियर की तरह, ठीक है। बैरियर किस चीज में, रिस्ट्रिक्ट करता है वो फ्लो ऑफ वाटर को, ठीक है। क्योंकि हम अगर डैम बना देते हैं तो जो फ्लो है वाटर का वो क्या हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, ठीक है। विच कैन बी लेटर, जिसके कारण हमने उसको रोक लिया, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या फिर एक्वाकल्चर एसेक्ट्रा के लिए, ओके। Most dams have a section called a slipway or wire over
which or through which it is intended that water will flow either intermittently और कंटिन्यूसली, ठीक है। वो बहुत सारे जो आपके बोलना चाहिए आपका डैम होते हैं, मोस्टली जो डैम होते हैं उसका एक सेक्शन कर दिया जाता है जिसका नाम स्पिलवे बोल दिया जाता है आपका। और क्या करा जाता है उसके थ्रू आपका बताया जाता है कि वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, ठीक है, वो इसके थ्रू आपका हम जान पाते हैं। ओके, नाउ डैम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंट, पर्पस और हाइट, ठीक है। जो डैम है उसको उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका क्या बोला गया, उसको क्लासिफाई किया गया। ओके, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज डैम आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम, एम्बांकमेंट डैम और मैंसूरी डैम विद सेवरल सब टाइप, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोले, मटेरियल के बेसिस पे बोले तो डैम को क्या बोला जा रहा है, एक तो टिम्बर डैम बोला जा रहा है, लाइक आपको ये इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका एम्बांकमेंट डैम होता है जिसको हम मसूनरी डैम भी बोलते हैं, और इसके अलावा भी उसके क्या विद सेवरल सब टाइप्स है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दी हाइट, देखो ये वाला जो डैम था हमने वो किसके बेसिस पे किया, मटेरियल के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड दी मटेरियल के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। अब हम ये है, ये इसको हमने किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया है, हाइट के बेसिस पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी हाइट डैम कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम और अल्टरनेटिवली एज लो डैम, मीडियम हाइट डैम एंड हाई डैम, ठीक है। जो लार्ज हैं आपके, हाई हैं, तो हम उसको हाई डैम बोल देते हैं, लार्ज डैम बोल देते हैं, मेजर डैम बोल देते हैं, और जिनकी हाइट कम है उसको लो डैम बोल देते हैं। मीडियम हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको मीडियम हाइट टाइप के डैम हो जाते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग भी हमने क्या कर दिया, डैम को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस एंड यूज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि क्या एडवांटेजेस हैं आपके जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है उसका, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, डैम ही है, ठीक है बच्चा। नाउ डैम वर ट्रेडिशनली बिल्ट ऑन इम्पोन्ड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। जो डैम है एक तरह से वो ट्रेडिशनली एक तरह से बोल सकते हैं मेथड है आपका, ठीक है, जिसको बिल्ड किया जाता है रिवर के पानी को रोकने के लिए और रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए, जिसके कारण एक बार जब हम उसको कंजर्व कर लें, उस डैम के अंदर पानी को इकट्ठा कर लें, तो फिर हम क्या कर सके, बाद में उसका यूज कर सकते हैं इरिगेट करने के लिए, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उसको, ठीक है, पानी देने के लिए, पानी को वाटर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। नाउ today dams are built not just for irrigation but also electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, ठीक है। ये जो आपका डैम है उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला ही इसलिए जाता है कि सिर्फ हम उसको इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टुडे, कहाँ गया पेन, हाँ, टुडे डैम आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। अगर हम आज की बात करें तो जो ये आपका डैम बिल्ट हो रहा है ना, वो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं है, बल्कि किस किस चीज के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी हम डैम का यूज करते हैं, रिक्रिएशन करने के लिए भी हम डैम का यूज करते हैं, और साथ के साथ में इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, डैम का यूज करते हैं। इसलिए डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। ओके, गॉट इट, समझ में आया आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है। Hence dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of the impounded water are integrated with one another, ठीक है। इसलिए डैम को क्या बोला जा रहा है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, जहां क्या किया गया है, हमने वाटर को इंटीग्रेटेड करके रखा हुआ है विथ वन अनदर। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इन द सतलज बीस रिवर basin, the Bhakar Nagar project water is being used both for hydel पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया आपका, ये सतलज 20 रिवर बेसिन जो है वहां आपका बोला जा रहा है भाकर नागर प्रोजेक्ट जो है वो यूज करा जा रहा है आपका दोनों पर्पस के लिए, एक तो हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए और एक इरिगेशन के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से रिवर पे कौन सा डैम आपका बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली
हीराकुड प्रोजेक्ट की अगर बात करें, वो किस पे बना हुआ है? महानदी बेसिन पे बना हुआ है, जिसका काम क्या है? इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी फ्लड आती है, वहां जो भी फ्लड आ रही है, आपका बाढ़ आ रही है, उस पानी को वहां क्या करता है? इंटीग्रेट करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, जिसके कारण फ्लड क्या हो सके? आपकी कंट्रोल हो सके। ओके, अब हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम द डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि द डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किस लीडर ने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बोला था। ठीक है, नाउ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, अब जो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था आपका, तो उनका क्या था मतलब? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है एक तरह से, लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, फिर उसको हमने एक तरह से आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च किया विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट अप्रोच। ओके, नाउ thought of as the vehicle that would lead the nation of development and progress overcoming the handicap of its colonial past। ठीक है, बोला जा रहा है दो of as the vehicle that would lead the nation to development and progress। ठीक है, जैसे vehicle क्या कर रही है आपको? that would lead the nation of development and progress ओवरकमिंग दी हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। ऑब्वियसली बात है, जो हम जो कॉलोनियल थे तो एक तरह से हम क्या हो गए थे? हमें हैंडीकैप हो गए थे, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें, हमारा प्रोग्रेस रुक गया था, हमारा डेवलपमेंट रुक गया था, तो वो यहाँ बोला जा रहा है। ओके, नाउ द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमिक विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। ठीक है, और ये जो आपका बोला जा रहा है एक तरह से, इसको क्या बोला जा रहा है? ये जो आपका वाटर एंड ऑल है, जो डीएमएम बनाते हैं हम, आपका उसका क्या बोला जा रहा है? द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमिक, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है? ये एक तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है आपका एग्रीकल्चर के लिए, साथ के साथ में विलेज इकोनॉमिक के लिए, और आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बन इकोनॉमिक है, सबके लिए क्या हो रहा है? एक तरह से ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग डेप्थ, जैसे कि आपको पता है हर चीज के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एडवांटेजेस तो देख लिया, अगर हम है ना डैम बना रहे हैं, तो एक तो आपकी नेचुरल ब्यूटी अच्छी हो रही है, नेचुरल ब्यूटी अच्छी हो रही है तो टूरिज्म आपका बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमिक अच्छी होगी, साथ के साथ में आप वाटर को आप है ना फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज कर रहे हो, रिक्रिएट के लिए भी यूज कर रहे हो आप उसको, एज वेल एज फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज कर रहे हो आप, जिससे आप उससे एनर्जी को भी आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो, इतना सारा यूज कर रहे हो। तो ये तो हमने क्या देख लिया आपका, एक तरह से बोलना चाहिए आपका एडवांटेजेस देख लिया, बट अब कुछ साइड इफेक्ट भी तो होंगे ना उसके, तो हम देखते हैं वो साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो it fact that natural flow of river causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir। ठीक है, अब क्या होता है अगर आप रिवर के नेचुरल फ्लो को रोकते हो? ठीक है, आप किसी भी चीज को नेचुरल है वो उसको आप रोकने की कोशिश करते हो तो उसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा। वैसे ही इसका साइड इफेक्ट है, आप जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर उसको रोकते हो, जिसके कारण आपका क्या होता है? पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है, और जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होने लगता है, और जो रिजर्वियर है उसके बॉटम में वो क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट होने लगता है। ओके, इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेटेड फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। अब जो ये है आपका सेडिमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता जा रहा है, वो बॉटम ऑफ रिजर्वियर के अंदर क्या होता जा रहा है? जमा होता जा रहा है, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है रिवर की वो भी क्या होती जा रही है? डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ओके, नाउ it submerge the existing vegetation and soil if create on the flood plain। ठीक है, और साथ के साथ में क्या कर रहे हैं? अगर आप डैम एंड ऑल बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो वेजिटेशन है आपका या जो चीजें वहां की, आपको क्या करना पड़ता है? सबको हटाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही तो आप उसको क्या कर पाओगे? बना पाओगे। तो इट सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स। इट डिस्प्लेस द लोकल पीपल ऑफ द प्लेस वेयर इज इट क्रिएटेड। ठीक है, एक तो हमने ये तो देख लिया वेजिटेशन एंड ऑल, उनको भी हटाना एंड ऑल पड़ता है जब हमें आपका डैम बनाना है। साथ के साथ में अगर वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भी हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो उनका लाइवलीहुड है वही उनसे छिन जाता है, उनका जो घर है वो उनसे छिन जाता है। ओके,
नाउ they are unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall. जैसे कि हमने देखा था कि ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है, बट अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है, तो कभी कभी वो फ्लड कंट्रोल वाला जो फैक्टर है वो आपका अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, वो काम नहीं करता है. दिस प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक कॉज वाटर ब्रोन diseases and pest and population resulting from excessive use of water. और ये जो आपका प्रोजेक्ट बनता है तो वो खुदाई वुदाई इतनी सारी सब कुछ होती है आपकी, और जो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर मतलब आप एक जगह डैम को करके आप पानी इकट्ठा कर रहे हो, तो जिसके कारण बर्डन बढ़ता है, ठीक है, तो जिसके कारण आपके अर्थक्वेक आते हैं, साथ के साथ में आपका जो वाटर के डिसीज होती हैं वो होती हैं, आपकी पॉल्यूशन बढ़ता है आपका, ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इन प्रोजेक्ट्स के कारण, ठीक है. नाउ मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स करे गए हैं आपके मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग. सो दिस प्रोजेक्ट यूज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड दी तेहरी डैम आंदोलन एसेट्रा. ठीक है, ये कुछ आपके बोलना चाहिए मूवमेंट. एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना ही होगा, एक तहरी डैम आंदोलन करके वो, ठीक है, ये दो नाम है आपके. इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज वेल एज हमारी कंट्री के अंदर भी. अगर मान के चलो किसी बॉर्डर पे, अगर आपके स्टेट के बॉर्डर के दो, आपका स्टेट है उसके बॉर्डर पे अगर आपका कोई भी रिवर है उसके ऊपर डैम एंड ऑल बनना है, तो उनके बीच में भी क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, उनको लगता है कि ये चीज हमें मिल जाए जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक अच्छी हो, हमारे यहाँ सबको वाटर इरिगेशन अच्छा मिले, और दूसरा चाहता है कि वो, दूसरा स्टेट चाहता है कि नहीं वो हमें मिल जाए. तो ये डिस्प्यूट भी, बहुत सारी डिस्प्यूट भी क्या होते हैं देखने को मिलते हैं आपके. ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, क्या ऑब्जेक्शन है प्रोजेक्ट्स का आपका? Resistance of this project has primarily been due to the large scale displacement of the local community. तो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो क्या है आपका? ये जो मूवमेंट किया जाता है कि जो लोकल कम्युनिटी होते हैं ना उसको डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उसको उनकी जगह से हटा दिया जाता है. ओके, दूसरी चीज, लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिवन अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर मच एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन. और जो लोकल पीपल होते हैं ना बेचारे, उनका ये हाल हो जाता है कि उन्हें अपना वहां की जमीन, अपना लाइवलीहुड, हर चीज उन्हें उनको दे देनी होती है, जिसके कारण एक तरह से क्या हो सके, नेशन का अच्छा हो सके. ठीक है, ये आपका बोलना चाहिए एक तरह से आपके उसके अंदर मैप दिया गया है कि कौन कौन से रिवर पे कौन कौन से डैम आपके बने हुए हैं. तो मेजर रिवर एंड डैम्स के बारे में ये प्रॉपर पूरा आपका दिया गया है. तो एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको पढ़ सकते हो, और जब मैं आपको मैप वर्क बताऊंगी उस टाइम पे मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके बच्चा, सो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मेनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल अल्टरनेटिव बोथ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटली. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको मतलब वो डिसएडवांटेजेस हमें ना हो तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है. वो क्या है हमारा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, वो हमारा कैसा काम आएगा? जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आपका वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, जो कि आपका सोशो और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली भी क्या है आपका सेफ है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके कारण एनवायरमेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और साथ के साथ में आपका जो इकोनॉमिक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डैम और सब डैम वैम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो उसमें हमारा ये भी बचेगा. ओके, नाउ इन एंशिएंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structure there exists an extraordinary tradition of water harvesting system. ठीक है, अगर हम एशियन इंडिया के टाइम की अगर हम बात करें तो वह हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तो देखने को मिले ही थे हमें, साथ के साथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल भी हमें देखने को मिला, वो वहां एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम था हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ओके बच्चा, नाउ पीपल हैड इन डेप्थ knowledge of rainwater
rainfall regimes and soil type and develop wide ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. ठीक है, लोगों को क्या होता था, बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज होता था रिगार्डिंग रेनफॉल, वहाँ का सॉइल टाइप कैसा है, वहाँ का मतलब ग्राउंड वाटर कैसा है, रिवर वाटर कैसा है, तो सबको प्रॉपर पूरा नॉलेज रहता था। उसके कारण वो क्या करते थे, फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी इकोलॉजिकल कंडीशन है उनके वहाँ की, उनका पूरा सब कुछ पूरा नॉलेज रहता था, उसके अकॉर्डिंग कैसे वाटर की नीड्स लगेगी, कब कब लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो उस वाटर को हार्वेस्ट करके रख लेते थे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह से आपका वाटर को स्टोर करने की एक प्रैक्टिस है कि कैसे हम रेन वाटर जो सरफेस पे पड़ता है, फॉल होता है, उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ स्पेशल चीज नहीं है। डिफरेंट मेथड हैव बीन अडॉप्ट इन डिफरेंट एरियाज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज किया गया है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। ओके, so in hills and mountainous region people built diversion channel like the gulls and or kulls of the western Himalaya for the agriculture। ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चा कि अगर हम बात करते हैं हमारे किसकी, हिल की या माउंटेनस एरिया की, तो वहां लोग बाग क्या करते हैं, डाइवर्जन चैनल करके रखते हैं, जिसको हम गुल्स और कुल्स बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय के साइड, जो किस लिए यूज होता है आपका, बाद में जाके एग्रीकल्चर के लिए हम उसको यूज करते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो स्पेशली आपकी प्रैक्टिस की जाती है, या बोला जाता है वो स्टोर किया जाता है पानी को, मतलब जो आपका रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है किसके लिए, ड्रिंकिंग पानी के लिए भी, पीने वाले पानी के लिए भी, जो कि स्पेशली कहाँ किया जाता है, आपका राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा वेस्टर्न हिमालय जो है वहां आप किसका यूज करते हैं, गुल्स एंड कुल्स का यूज करते हो, वो एक तरह का डाइवर्जन चैनल होता है आपका। और जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो आपका क्यों यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, और वो कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। ओके, Now, in the floodplain of Bengal, आपका pupil develop induction channel to irrigate their field। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो फ्लड प्लेन है आपका बंगाल का, ठीक है, वहां क्या करते हैं लोग बाग, वहां चैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं, चैनल को डेवलप करते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सके, जो भी फ्लड आ रहा है एंड जो भी फ्लड हो रही है वो क्या हो सके, वो डायरेक्टली फील्ड के अंदर चला जाए पानी। ठीक है, इन arid and semi-arid region, agriculture field were converted into rain-fed storage structure that allow the water to stand and moisten the soil like the khadans in जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है, तो क्या होता है, जब तक वहां पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, उस टाइम पे जब तक खेती हो रही है हम खेती करते हैं, नहीं होती है तो क्या करा जाता है, उसी को एक तरह से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, हम वाटर को स्टोर करने के लिए उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो सॉइल है आपकी वो क्या हो जाती है, उसके अंदर मॉइस्चराइजर आ जाता है। ठीक है, वरना क्या होता है, वहां धूप इतनी ज्यादा पड़ती है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि वो पानी क्या हो जाता है, अपने आप क्या बोलते हैं, एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इसको बोला जाता है आपका खादिन बोला जाता है आपका जैसलमेर में, और जोहार आपका बोला जाता है राजस्थान के अदर पार्ट्स के अंदर। ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चा। नाउ इन एडिड एंड सेमी, अच्छा ये पॉइंट्स रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट, इसके अंदर भी यही बोला जा रहा है आपका जो एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है आपका, वो कैसे हम है ना जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और in semi-arid and arid region of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground टैंक और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, सेमी एरिड और एरिड रीजन की बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां मैक्सिमम हाउसेस के अंदर
टैंक्स या फिर टंकास देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पीने वाला पानी होता है, स्टोर किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका क्या होता है। ओके बच्चा, सो अगर हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड कन्वेइंग एंड प्यूरिफाइंग द रेन वाटर दैट रन ऑफ फ्रॉम रूफ, पार्क, रोड, ओपन ग्राउंड एज सेक्टर फॉर लेटर यूज। ठीक है, क्या होता है आपका लाइक आप ये देख रहे हो, यहाँ क्या होता है, पानी गिरता है, पानी गिरता है तो ये देखो ये पाइप एंड ऑल सब कुछ बनाया हुआ और ये जाके क्या होता है, नीचे जाके टैंक के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। आप इसको भी देख सकते हो, ये जैसे कि ये पानी गिर रहा है, ये टैंक के वो सॉरी पाइप के थ्रू जा रहा है और क्या हो जाता है, ये नीचे जाके क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं ये आपकी सिंपल प्रोसेस है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो मोस्ट कॉमनली मतलब मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस किया जाता है शिलोंग के अंदर, जो कि मेघालय में दो चिरापुंजी एंड मोहेंसरम situated at the distance of 55 km from Shillong receive the highest rainfall in the world, yet the state capital Shillong face acute shortage of water। यहाँ समझ में आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो ये आपका है ना शिलोंग है, वहां सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की, सबसे ज्यादा नहीं मतलब कि अच्छी खासी प्रैक्टिस की जाती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, बल्कि उसके पास में जो आपका चेरापूंजी करके आपकी जगह है आपका, और मेओसेनरम करके आपकी जो जगह है, प्लेस है, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद भी वहां जो शिलोंग है वहां जो है ना क्या बोलना चाहिए, वाटर स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है, वो फेस करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या एक्सपेक्ट्स है आपका क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ इतनी आ जाती है, फ्लड इतनी आ जाती है कि पानी जो होता है वो पीने लायक ही नहीं होता, वो खराब होता है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वहां भी क्या देखा जा रहा है, आपका प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि जहां पानी बहुत ज्यादा है वहां पानी की क्या बोलना चाहिए स्कैरिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, देखने को वहां भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि वहां के पानी की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव तो एक मेजर है ही, साथ के साथ में क्वालिटेटिव भी आपका एक मेजर है। Nearly every household in this city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting. ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है आपका nearly every household in this city has a rooftop रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्थिति के अगर देखा जाए आपका रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की, तो एवरी हाउस होल्ड इन दिस सिटी हैज, उनके पास है ये। ठीक है, नियरली 15 to 25% जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपकी किससे पूरी हो सकती है, वो आपकी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उससे हम पूरी कर सकते हैं। ओके, नाउ तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। ठीक है, तमिलनाडु आपका फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहां रूफटॉप जो हार्वेस्टिंग सिस्टम वाला स्ट्रक्चर है वो कंपलसरी है सबके लिए, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके लिए प्रोविजन भी है, जिसके कारण उसको क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। ओके बच्चा, नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। So, in semi-arid and arid region of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground tank for storing ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है आपके राजस्थान के, वहां मैक्सिमम हाउसेस जो हैं वो क्या करते हैं, उनके यहाँ अंडरग्राउंड में टैंक बना हुआ है, जिसके कारण वो क्या कर सके, वाटर को स्टोर कर सके। ठीक है, द टैंक कैन बी एज लार्ज एज बिग रूम। और ये जो टैंक होते हैं ऐसा नहीं छोटे मोटे से टैंक हो, जैसे कि एक बड़ा सा रूम होता है ना, इतने बड़े होते हैं वो। द टैंक आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और जो ये टैंक है एक तरह से वो पार्ट है आपका वेल डेवलप्ड रेन वाटर
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपको हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चाहिए तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो हमारा क्या है, टैंक है। और वो टैंक बहुत बड़े होते हैं, एक रूम के बराबर बड़े होते हैं। ओके, टैंक आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। और क्या करा जाता है, जो रूफ होता है, रूफ से जो पाइप आता है, पाइप के थ्रू क्या करा जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, वो कनेक्ट होता है। और वो कहाँ कनेक्ट होता है, टैंक तक पहुंचता है वो। रेन फॉलिंग ऑन दिस रूफ टॉप ट्रेवल डाउन दी पाइप एंड गेट स्टोर इन दिस ग्राउंड वाटर टैंक। और जो रेन होती है, ठीक है, वो रेन आपके रूफ टॉप पे पड़ती है, रूफ टॉप पे जैसे ही पड़ती है वहां से वो ट्रेवल होती है पाइप के थ्रू, और कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, वो टैंक के जाके वो वाटर आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यूजुअली फर्स्ट रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड, इट इज यूज्ड टू क्लीन दी रूफ टॉप एंड दी पाइप। जो फर्स्ट टाइम आपका जो बारिश होती है ना, जो फर्स्ट रेन वाटर होता है ना, उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाटर होता है उसके थ्रू आप पाइप को, और वो जो आपका क्या बोलना चाहिए, आपका रूफ टॉप जो होता है उसको क्या करने के काम में आता है, उसको साफ करने के काम में आता है। ओके, नाउ अब जो आपका मेन है, आपका जो दिया गया है आपके बुक में पीछे, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोला जा रहा है। ठीक है, सो बम्बू drip irrigation system is a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipe is widespread। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है ये कितने साल पुराना सिस्टम है, तो ये आपका 200 ईयर्स पुराना सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है आपका, देखो अभी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे ना बच्चा, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है आपका। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या किया जाता है, आपका वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, now about 18 to 20 liter of water enter the bamboo pipe system, get transport over 100 of meter and finally reduce to 20 to 80 drop per meter minute at the side of the plant। ठीक है, ये क्या किया जाता है, इसके अंदर 18 से 20 मीटर वाटर क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है इन पाइप सिस्टम के अंदर। ठीक है, और वो 100 ऑफ मीटर्स तक जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब वो एंड टाइम तक, एंड जगह तक पहुंचता है, तो जो 18 से 20 लीटर वाटर था वो पहुंचते पहुंचते कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 20 टू 80 ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं ना, नहीं होने से कुछ तो अच्छा है ना। वो कहावत है ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो ऑब्वियसली बताया गया, ऐसे ही हम बूंद बूंद करके भी अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे तो भी एक ना दिन बहुत सारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, nearly 18 to 20 liters of the water enter the bamboo pipe system get transported। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है, ये वाला शायद वो पॉइंट फिर से आ गया कि 18 से 20 लीटर आपका वाटर एंटर होता है उस पाइप सिस्टम के अंदर, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो 18 से 20 लीटर के बाद वो कितने में आ जाता है, वो आपका 20 से 80 ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, The flow of water into the pipe is controlled by manipulating the pipe position। और जो भी आपका फ्लो ऑफ वाटर है, आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या करना है, आप वो पाइप की पोजीशन को डिसाइड करके क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है बच्चा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे और प्रेस करोगे बेल आइकन को, और आपके पास क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे, आप फ्री होके इजिली अच्छे से मेरा वीडियो देख पाओगे। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो देखते हो, अब वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या फिर आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करके। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा आपको लगता है आपको किसी चीज में डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चन है वो पूछना है आपको, या फिर आप हमें है ना कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमें कर सकते हैं। तो हम आपके डाउट होंगे तो वो आपके नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर देंगे, या नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर क्लियर कर देंगे, या फिर अगर आपका कोई सजेशन होगा तो हम हमारी टीम मेंबर से डिस्कस करेंगे एंड देन उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक मैं आपसे बोलूंगी कि आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, तो जिसके कारण आपका क्या हो सके, हम जब 2 घंटे बाद फिर से मिलने वाले हैं एमसीक्यूज वाली सीरीज के साथ, तो आपके एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स आ सके, और फिर मैं देखती हूँ कि कौन कितने अच्छे मार्क्स लेके आता है। ठीक है,
तो तब हम देखेंगे, फिर आप बताइएगा किसने कितने आंसर आपके सही दिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर से आप तैयार हो जाइए एमसीक्यूज के साथ। ओके, और डोंट वरी, जो ये एमसीक्यूज होंगे उसमें मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगी एज वेल एज उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, तो आपका एक तरह से फिर से चैप्टर का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।